Good morning to all. Topic for today is biological method. तो सबसे पहले हम देखते हैं biological method होता क्या है. A scientific method in which biological problems are solved. ऐसा मेथड जिसमें किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड है. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं. अगर कोई भी प्रॉब्लम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एज अ प्रॉब्लम जो है वो साइंटिस्ट जो है उनको एज अ प्रॉब्लम जो है वो डील करते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं या अगर साइंटिस्ट के माइंड में अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट किया जाता है. और इस मेथड को जो है वो अडॉप्ट जब किया जाता है तो उसमें हमें कुछ स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो करना पड़ता है. अब वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है रिकग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. उसके बाद ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, deductions, experiment, summarization of results and reporting the results. तो इस तरह से ये 7 स्टेप्स हैं जिनको जब हम फॉलो करते हैं तो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है. तो इसमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. रिकग्निशन का मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम को सबसे पहले जो है वो उसका जायज़ा लेना या उसको ऑब्जर्व करना. अगर कोई भी प्रॉब्लम है लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को एज अ प्रॉब्लम जो है वो लेना और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करना. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है ऑब्जर्वेशंस. अब ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये हम अपने 5 सेंसेस की मदद से करते हैं. ठीक है, हमारे पास जैसे 5 सेंसेस हैं जिसमें आता है विजन, स्मेल, टेस्ट, टच एंड हेयरिंग. तो ऑब्जर्वेशन के लिए हम अपने 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं और इन्हीं सेंसेस की वजह से हम ऑब्जर्वेशंस जो है वो उनको कर पाते हैं. किसी भी प्रॉब्लम को हम किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे? अपने 5 सेंसेस. अब ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये भी फर्दर आगे इसकी 2 टाइप्स हैं. अब उसको हम डिटेल में देखते हैं. तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिफरेंस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन. तो जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के जो कि लेस एक्यूरेट होती हैं. क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को हम मेजर कर सकते हैं, एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव जो हैं इनको हम मेजर नहीं कर सकते. उसके बाद जो क्वांटिटेटिव हैं उनको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं लेकिन क्वालिटेटिव जो है उनको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते. क्वांटिटेटिव इनवेरिएबल है, मतलब ये चेंज नहीं हो सकते, लेकिन जो क्वालिटेटिव है वो चेंज हो सकते हैं. तो एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं कि एग्जांपल्स में देखते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है लेकिन उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो ये हमें एग्जैक्ट नंबर्स, हम इसको नंबर्स में काउंट कर रहे हैं. हमने इसको मेजर किया है कि 100 और 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ये चेंज नहीं होगा. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 ही रहेगा और उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये इनवेरिएबल है, ये चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर हम यहाँ पे क्वालिटेटिव की बात करें तो ये एग्जैक्ट हम मेजर नहीं कर पा रहे और ये चेंज भी हो सकता है, इसको हम काउंट नहीं कर पा रहे. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट. तो कोई एग्जैक्ट नंबर जो है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1000 ग्राम्स एंड 1 लीटर ऑफ एथेनॉल इज 789 ग्राम्स. लेकिन क्वालिटेटिव में हमें कुछ एग्जैक्ट नहीं बताया. 1 लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन 1 लीटर ऑफ एथेनॉल. तो कोई एग्जैक्ट नंबर जो है वो हमें नहीं बताया गया. तो इस तरह से ऑब्जर्वेशंस जो है हमने कहा कि 2 तरह की होती हैं. पहले तो हमने कहा ऑब्जर्वेशंस को हम 5 सेंसेस से मेजर कर सकते हैं. इसके अलावा ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो 2 तरह की हो सकती हैं. क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो कि ज़्यादा एक्यूरेट हैं एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो कि लेस एक्यूरेट हैं. तो ऑब्जर्वेशंस जो हैं उसमें हम रीडिंग और स्टडिंग जो है उसको भी अगर हम कंसिडर करें तो हम इससे पहले जो भी अगर हम बायोलॉजिकल, फॉर एग्जांपल अगर हम मलेरिया को एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसिडर कर रहे हैं तो
मलेरिया के लिए जितना भी काम हो चुका है हम उसको स्टडी कर सकते हैं और उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इसके बारे में क्या बताया गया है। जैसे कि अगर उसमें ऑब्जर्वेशन है कि जो भी पेशेंट्स हैं उसके ब्लड में हमें जो है वो एक टाइनी ऑर्गेनिज्म नज़र आता है, तो ये ऑब्जर्वेशन है जिसमें हमने जो पेशेंट्स हैं उनके ब्लड को स्टडी किया और ऑब्ज़र्व किया कि एक टाइनी ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें नज़र आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो है हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस जो है वो हम कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट्स हैं जो कि हम ऑब्जर्वेशन से क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन को हम उसी टाइम पे जो है वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का नाम देंगे जब वो इस काबिल होगी कि उससे फर्दर आगे हम जो है वो टेंटेटिव स्टेटमेंट्स जो हैं वो डेवलप कर सके, जिनको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशंस जो है वो ऑब्जर्वेशन की वो क्या हो सकती हैं कि वो ऐसी लॉजिकल जो है वो उसकी स्टेटमेंट्स हम कंस्ट्रक्ट कर सकें जो कि हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड हों, जो कि हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड हों। अब जो हाइपोथेसिस है अगर हम इसकी बात करें तो जैसे हमने कहा कि ये एक टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन है, एक आर्जी एक्सप्लेनेशन है हमारी ऑब्जर्वेशन की। इसके कुछ करैक्टर्स होना लाजमी है। ये नहीं है कि हम ऐसे ही कोई भी स्टेटमेंट लिख दें ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड, नहीं, बल्कि उस ऑब्जर्वेशन में कुछ करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जैसे कि एक जर्नल स्टेटमेंट होनी चाहिए, सिंपल स्टेटमेंट होनी चाहिए, कोई कम्प्लेक्स स्टेटमेंट ना हो कि जो साइंटिस्ट हैं उनको समझ ही ना आए उस स्टेटमेंट की। तो हमने कुछ हाइपोथेसिस जो हैं वो कुछ इस तरह से बनाने हैं कि वो बहुत ही सिंपल हों। इसके अलावा उनमें जो है वो टेंटेटिव आइडियाज़ जो हैं वो प्रोवाइड करने की एबिलिटी हो, मतलब कि कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स हों कि हम उससे फर्दर आगे आइडियाज़ जो हैं उनको डेवलप कर सकें और उसको एज अ एक्सपेरिमेंट जो है वो यूज़ कर सकें। इसके अलावा वो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उससे रिलेट करती हो, ये ना हो कि हम ऐसे ही टेंटेटिव स्टेटमेंट्स लिखते चले जाएं और वो हमारी ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करें। जैसे कि हमने ऑब्जर्वेशन ली कि टाइनी ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें मलेरियल पेशेंट के ब्लड में नज़र आ रहे हैं, तो हम ब्लड से रिलेटेड अगर स्टेटमेंट्स लिखते जाएंगे तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। हमें उस जो ऑब्जर्वेशन है, एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनसे रिलेटेड आगे हमने हाइपोथेसिस जो है वो उसको फॉर्मुलेट करना है। उसके बाद हमने बहुत ही सिंपल जो है वो स्टेटमेंट्स लिखनी है। फिर उसके बाद मेन पॉइंट जो है कि वो टेस्टेबल हो। अगर हम कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिख रहे हैं जिस पे फर्दर आगे हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो उसका भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। और लास्ट करेक्टरिस्टिक है कि वो पोटेंशियली जो है वो फॉल्सिफाएबल भी हो, कि अगर हमारी स्टेटमेंट जो है उसके आंसर्स जो हैं वो गलत भी आ रहे हैं तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम नई स्टेटमेंट बना सकते हैं या उन रिज़ल्ट से फर्दर आगे हमें और जो है वो हाइपोथेसिस जो है वो हम बना सकते हैं, जिससे हम फर्दर अपने इस जो बायोलॉजिकल मेथड है उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये कुछ करेक्टर्स हैं जब भी हमने हाइपोथेसिस लिखनी है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए जो हमारी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड होनी चाहिए, और उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लाजमी होने चाहिए। इसके अलावा जब हम कोई भी हाइपोथेसिस लिखते हैं तो हमें बहुत ही केयरफुल और थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, ताकि हम कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो पेश करें जो कि हमारी उस ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड हो और हम फर्दर आगे जो है वो उससे अपना बायोलॉजिकल मेथड जो है वो उसको फर्दर आगे प्रोसीड कर सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है वो है डिडक्शंस। तो अब हम डिडक्शंस को डिटेल में देखते हैं। तो डिडक्शंस क्या होती हैं हमारे पास? लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, और इसमें हम इफ़ और देन लॉजिक जो है वो यूज़ करते हैं। तो लॉजिकल कंक्लूजन्स क्या होते हैं कि अगर हमने हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट्स जो हैं वो बनाई हैं या ऑब्जर्वेशन से फर्दर स्टेटमेंट्स हमने डेवलप की हैं, तो उनमें से फर्दर आगे हम जो हमें बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स लगती हैं हम उनको डिड्यूस करते हैं वहाँ से, या बहुत ज़्यादा जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें से जो लॉजिकल रिज़ल्ट्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं। तो डिडक्शंस का क्या मतलब होता है कि ज़्यादा सारे पॉइंट्स में जो सबसे वैलिड पॉइंट है उसको डिड्यूस करना या उसको सेपरेट करना, और इसमें मोस्टली जो है वो हम इफ़ और देन का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमने ऑब्जर्वेशन में कहा कि टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमें ब्लड में नज़र आते हैं। अब अगर
हम उससे हाइपोथेसिस बना रहे हैं तो हम कह सकते हैं इस टाइनी ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो प्लाज्मोडियम है और यही वो ऑर्गेनिज्म है जो कि मलेरिया जो है वो कॉज कर रहा है। ठीक है, अब जब हमने इससे डिडक्शंस बनानी है तो हमने इफ़ और देन का यूज़ करना है। तो हम कह सकते हैं इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन, हमने इफ़ भी यूज़ कर लिया देन। तो अगर प्लाज्मोडियम कॉज है मलेरिया का तो फिर क्या होना चाहिए, जितने भी पेशेंट्स हैं मलेरियल उनके ब्लड में हमें ये प्लाज्मोडियम नज़र आना चाहिए। तो हमने क्या किया है, हाइपोथेसिस से फर्दर आगे हमने एक स्टेटमेंट डेवलप कर ली या उन ज़्यादा सारी हाइपोथेसिस में से एक लॉजिकल जो है वो हमने पॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब जब हमने उसमें से फर्दर आगे अपनी जो लॉजिकल कंक्लूजन्स हैं वो फाइंड आउट कर लिए हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशंस। एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है कि हम फर्दर आगे जो है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं जो चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की हैं और उससे जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है क्या हम उसके मुताबिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। तो अगर हम इसी एग्जांपल को लें तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ हेल्दी पर्सन्स लेंगे और कुछ मलेरियल पेशेंट्स लेंगे और जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उनका ब्लड सैंपल लेंगे तो हमने देखना है क्या जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड के अंदर हमें ये टाइनी जो प्लाज्मोडियम है या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या वो हमें नज़र आता है। अगर तो वो हमें नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है हमारी हाइपोथेसिस ठीक है। और जो हेल्दी पेशेंट्स हैं क्या वो नॉर्मल हैं, क्या उनके ब्लड के अंदर ये टाइनी ऑर्गेनिज्म एब्सेंट है। तो इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से देखेंगे कि जो हमने हाइपोथेसिस डेवलप की है या उससे डिडक्शंस फाइंड आउट की हैं क्या वो लॉजिकल हैं या नहीं है। अब एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि हमने जो हाइपोथेसिस डेवलप की हैं वो बिल्कुल ठीक साबित हो जाए, कई बार ऐसे भी हो सकता है कि वो गलत भी साबित हो जाए। अगर वो गलत हो रही हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा ये पूरा प्रोसीजर जो है वो स्टॉप हो जाएगा, बल्कि हमने और भी डिफरेंट जो हाइपोथेसिस बनाई है हम उनको फिर आगे लेकर चलेंगे और उसके मुताबिक जो है वो हम एक्सपेरिमेंटेशंस जो हैं वो कर सकते हैं। हम दोबारा से इस प्रोसीजर को रिपीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हमारे जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है कि तमाम मलेरियल पेशेंट्स जो हैं उनके ब्लड के अंदर हमें प्लाज्मोडियम नज़र आ रहा है तो फर्दर हम क्या करेंगे कि उसमें से और ज़्यादा डिडक्शंस जो हैं वो उनको फाइंड आउट करेंगे और फिर और जो है वो स्ट्रिक्ट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ताकि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो किसी भी पॉइंट पे जाके वो फॉल्सिफाइबल ना हो पाए, या अगर उसमें कोई भी ऐसी रीज़न है कि वो गलत साबित हो सकता है तो हम उस पॉइंट तक जो है वो अपने हाइपोथेसिस को चेक करें ताकि फ़र्दर आगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसके नतीजे में कुछ रिज़ल्ट्स आते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट्स। तो जितने भी इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से हमारे रिज़ल्ट्स आएंगे उनको हम समराइज़ करेंगे। स्टैट्स के डिफरेंट फार्मूलाज़ को, मैथमेटिक्स के डिफरेंट फार्मूलाज़ को यूज़ करते हुए हम टेबल्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में हम अपने रिज़ल्ट्स को प्रेजेंट करेंगे, एवरेज फाइंड आउट करेंगे और जो भी हमारे लॉजिकल रिज़ल्ट्स हैं हम उनको पेश करेंगे। और जो लास्ट स्टेप है वो है रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट्स के अगर हमारा ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक जो है, हमने इस पूरे बायोलॉजिकल मेथड को फॉलो किया है और हमारे रिज़ल्ट्स बिल्कुल एग्जैक्ट आए हैं तो फिर उसके बाद हम अपने रिज़ल्ट्स को डिफरेंट जो पब्लिकेशंस हैं उनको सेंड करेंगे, डिफरेंट पब्लिक मीटिंग्स में हम उसको शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोग जो हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और वो भी इस प्रॉब्लम को जो है वो ख़त्म कर सकें। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल जो है वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम बायोलॉजिकल मेथड जो है वो उसको यूज़ करते हुए किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।